नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज डिजिटल दंगल में मैं आपको ये समझाऊंगी, मैं आपको ये बताऊंगी कि नवीन की टीम में उत्तर प्रदेश का चुनावी फॉर्मूला कैसे छिपा हुआ है। उत्तर प्रदेश के 8 लोगों को बीजेपी ने राष्ट्रीय संगठन में जगह दी है, इसके मायने क्या है? किन 2 पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है? 6 नए चेहरों को किस आधार पर चुना गया है? और 5 जो पुराने चेहरे हैं उनको क्यों ड्रॉप किया गया है? 8 नेता हैं उत्तर प्रदेश के जिनको राष्ट्रीय संगठन में जगह दी गई है, जिसमें उपाध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं और महामंत्री भी हैं। तो आज 3 सवालों के जरिए आप समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला कैसे इस नई टीम के जरिए सेट किया गया है, क्योंकि इस नई टीम की सबसे बड़ी चुनौती 27 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में ही है। उत्तर प्रदेश में बीते 2 बार से बीजेपी सत्ता में है, बीते 2 बार से बीजेपी सत्ता हासिल करने में कामयाब है, लेकिन तीसरी बार चुनौतियां भी ज्यादा हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी ने अपनी एक नई टीम तैयार की है। विनोद तावड़े जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी आज नियुक्त कर दिए गए हैं, उनके सामने क्या चुनौती है और ये 8 चेहरे उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, आइए आपको ये समझाती हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो कौन से 2 चेहरे हैं जिनको रिपीट किया गया है, जिनको संगठन में जगह दी गई है। तो एक तो है रेखा वर्मा और एक है प्रोफेसर तारिक मंसूर, जिनको रिपीट किया गया है। अब इनके पीछे वजह क्या है, इनके पीछे क्या समीकरण साधने की कोशिश की गई है? सबसे पहले रेखा वर्मा के बारे में जान लीजिए। रेखा वर्मा के जरिए कुर्मी महिला वोटों का एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। यूपी में यादवों के बाद पिछड़ों यानी कि ओबीसी में सबसे बड़ा वोट बैंक है कुर्मी वोट बैंक, कुर्मी समाज, जिसे साधने की कोशिश रेखा वर्मा के जरिए की गई है। 2024 के आम चुनाव में कुर्मी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा सपा और कांग्रेस के खाते में चला गया था। एक डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगा था, जिसका नतीजा ये है कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में खराब परफॉर्मेंस रहा था। हालांकि रेखा वर्मा को बरकरार रखकर पार्टी ने ओबीसी और कुर्मी समाज को ये संदेश दिया है कि उनके नेताओं का कद राष्ट्रीय स्तर पर बरकरार है, उनका कद छोटा नहीं किया गया है। और इसके साथ ही साथ चूंकि रेखा वर्मा के साथ महिला कोटा भी जुड़ जाता है, तो महिलाओं को भी एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि महिलाओं को तरजीह संगठन में दी जा रही है, राष्ट्रीय स्तर पर दी जा रही है। इसके साथ ही साथ रेखा वर्मा के साथ एक संगठनात्मक अनुभव भी जुड़ा हुआ है। रेखा वर्मा के पास उत्तराखंड में सह प्रभारी रहने का अनुभव है। नवीन की नई टीम को चुनावी राज्यों में काम करने के लिए रेखा वर्मा के इस अनुभव का इस्तेमाल किया जा सकता है, रेखा वर्मा के इस अनुभव का उपयोग हो सकता है, इसलिए रेखा वर्मा का नाम इस टीम में डाला गया है। अब जो दूसरा नाम है जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिन्हें रिपीट किया गया है, वो है प्रोफेसर तारिक मंसूर। इनके बारे में जान लीजिए, ये कौन है? पसमानदा मुस्लिम कार्ड और बुद्धिजीवी छवि, ये एक फैक्टर है जो प्रोफेसर तारिक मंसूर को रिपीट करने के पीछे गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति हैं प्रोफेसर तारिक मंसूर, जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी लगातार सूबे के पसमानदा मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। आप ये जानते हैं कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिलते हैं, मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करता है, लेकिन इन्हीं मुस्लिम वोटों में पसमानदा समाज को रिझाने की कोशिश या जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको रिझाने की कोशिश बीजेपी लगातार कई सालों से कर रही है। और इसी कड़ी में प्रोफेसर तारिक मंसूर का नाम सबसे मुफीद बीजेपी के लिए हो सकता है। अब ये भी आप जानते हैं कि एमवाई समीकरण मजबूत है किसका? समाजवादी पार्टी का। मुसलमान एकजुट होकर एक मुश्त तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, तो प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के साथ सपा के कोर वोट बैंक में सेरमाही करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। तो ये तो रहे 2 पुराने चेहरे, रेखा वर्मा, प्रोफेसर तारिक मंसूर। अब वो 6 नए चेहरे जिनकी एंट्री हुई है राष्ट्रीय संगठन में, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनके बारे में विचार लीजिए, जिसमें सबसे बड़ा नाम है स्मृति ईरानी का। लोकसभा चुनाव 2024 में स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई थी, लेकिन अब उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर फिर से उनकी वापसी सक्रिय राजनीति में करवाई गई है और फिर से उन्हें संगठन में फ्रंट फुट पर ला दिया गया है। स्मृति ईरानी का प्लस पॉइंट यह है कि वो अच्छी वक्ता है, एग्रेसिव वक्ता है, किसी भी मुद्दे को एग्रेशन के साथ उठाना जानती है। प्रखर वक्ता के तौर पर स्मृति ईरानी को जाना जाता है और जब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का जिक्र होता है तो स्मृति ईरानी उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो जी जान के साथ अपने विरोधियों पर हल्ला बोलती है और उसमें काफी हद तक कामयाब भी हो जाती है। स्मृति ईरानी ने एक बार राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव हराया था। बीजेपी सरकार में बाकायदा उनको मंत्री का पद भी दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी जो पहचान है वो और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। उन्हें यूपी कोटे से राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने संकेत दिया है कि स्मृति ईरानी 2027 में एक अहम चेहरा हो सकती है, एक अहम चेहरा होंगी। साथ ही साथ स्मृति ईरानी के साथ भी महिला वोटर्स वाला वेक्टर भी चलता है। कांग्रेस के खिलाफ बड़ा खुलकर बोलती है, तो ये भी बीजेपी की रणनीति में फिट बैठता है, इसलिए स्मृति ईरानी को
इस संगठन में जगह दी गई है, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। दूसरा नाम है हरीश द्विवेदी का। हरीश द्विवेदी पूर्वांचल से आते हैं, बस्ती जिले से आते हैं। हालांकि चुनाव हार गए थे, एमपी अब नहीं है हरीश द्विवेदी, लेकिन संगठन से जुड़े रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण चेहरा है, इसीलिए उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाना पूर्वांचल के लिहाज से बड़ा खास है। लंबे समय से हरीश द्विवेदी संगठन में सक्रिय रहे हैं, यूपी की राजनीति में संगठनात्मक अनुभव रखते हैं। कौन? हरीश द्विवेदी। भाजपा के लिए पूर्वांचल इसीलिए जरूरी है क्योंकि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बीजेपी को डेंट लगा था और इसी समीकरण को या इसी डेंट को कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और हरीश द्विवेदी को इस लिस्ट में जगह दी गई है। और दूसरा फैक्टर ये है ब्राह्मण वोटर्स को साथ में। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 12 से 14% है और ये माना जाता है कि ब्राह्मण जिसके साथ रहते हैं सत्ता का स्वाद उसी को मिलता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार 2022 में भी ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रहे थे और जब 2027 का चुनाव बिल्कुल सर पर आ गया है तो ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश लगातार अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। ब्राह्मण नाराज है का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अपने पीडीए में पीड़ित और पंडित का जो राइम है वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। जो ब्राह्मण सम्मेलन है उसमें अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं। तो पूरी कोशिश है अखिलेश यादव की कि जो बीजेपी का कोर वोट है उसे कहीं ना कहीं हासिल किया जाए, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की कोशिश की जाए। तो ये हरीश द्विवेदी इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, तो पूर्वांचल को साधते हैं और दूसरा बीजेपी के बड़े वोट बैंक ब्राह्मणों को भी हरीश द्विवेदी साध सकेगी। तीसरा नाम है डॉक्टर भोला सिंह का, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, दलित जाति से आते हैं, खटीक समुदाय से आते हैं। लगातार 3 बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सांसद चुनकर आए हैं। अल्पसंख्यक जो लोग हैं या जो दलित समाज है उससे जुड़े हुए रहते हैं भोला सिंह बुलंदशहर से लगातार 3 बार सांसद चुने हैं। खटीक समाज से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रमुख बड़े दलित चेहरे के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। बुलंदशहर से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और संगठन में भी लगातार सक्रिय भोला सिंह रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें राष्ट्रीय संगठन में जगह दी गई है। खटीक समाज यूपी के दलित वोटर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे भाजपा का पारंपरिक वोटर माना जाता है। भोला सिंह को राष्ट्रीय टीम में जगह देकर अपने इस पारंपरिक वोट बैंक को और पक्का करने की कोशिश बीजेपी ने की है। अब जो चौथा नाम है वो संगीता यादव का है, जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं। उन्हें किस आधार पर चुना गया ये भी आपको बता देती हूँ। संगीता यादव पूर्वांचल के गोरखपुर क्षेत्र से आती है, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और भाजपा के महिला और ओबीसी चेहरों में शामिल हैं। संगठन में जो उनकी सक्रियता है और पूर्वांचल से जुड़ाव उनका है, इसलिए अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। संगीता यादव को राष्ट्रीय टीम में जगह देकर भाजपा की कोशिश ये है कि पूर्वांचल ओबीसी के साथ साथ महिला समीकरण को भी साधने की कोशिश की जाए। हालांकि बीते 2 चुनावों से महिला वोटर्स का अगर पैटर्न आप देखेंगे तो महिलाओं का भरपूर साथ योगी सरकार को मिलता रहा है, बीजेपी को मिलता रहा है और इस बार अपने इस वोट को और पक्का करने के लिए उत्तर प्रदेश से महिलाओं को जगह दी गई है, जिसमें रेखा वर्मा का नाम है, जिसमें स्मृति ईरानी का नाम है और इसी में संगीता यादव को भी जोड़ लीजिए, जो मूलतः गोरखपुर से आती है, यानी पूर्वांचल वाला समीकरण यहाँ भी साथ पर कोशिश की गई है। अगला नाम है इस लिस्ट में अमरपाल मौर्य का। इन्हें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है अमरपाल मौर्य को। इन्हें 2027 के लिए जिम्मेदारी दी गई है। 2027 के लिए ओबीसी वोट बैंक को साधने की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा की यूपी में सफलता का बड़ा आधार होता है गैर यादव ओबीसी वोट का बीजेपी के साथ जुड़ना, जो 2024 में बीजेपी से छिटक गया था। गैर यादव ओबीसी समाज में मौर्य आते हैं, कुर्मी आते हैं, सैनी आते हैं, लोधी आते हैं, निषाद आते हैं, राजभर आते हैं, पाल आते हैं और प्रजापति आते हैं। इन जातियों को साधने की कोशिश अमरपाल मौर्य के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने की है। अमरपाल मौर्य के जरिए इस पूरे सामाजिक समूह को साधने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक चेहरा बनाया गया है, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अगला नाम आता है कुंवर बासित अली का। उन्हें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है अल्पसंख्यक मोर्चा का। कुंवर बासित अली ने यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर करीब 5 साल तक संगठन को संभाला है। इसी संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए कुंवर बासित अली को एक और जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर दी गई है। उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भाजपा की कोशिश ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं में कहीं न कहीं सेंधमारी करने की कोशिश की जाए। खासतौर पर पसमानदा वोटर्स को साधने की कोशिश बीजेपी करती है। बीजेपी जानती है कि मुस्लिम उस पार्टी को वोट करते हैं जो बीजेपी को हराने का मादा रखे, लेकिन उनमें एक वर्ग ऐसा है जो पिछड़ा और शोषित है, वो है पसमानदा मुसलमान। इन्हीं पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसी दिशा में
कुंवर बासत अली का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पार्टी इन चेहरों की वजह से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर 3 से 4% वोट भी काटने में कामयाब रहती है, खींचने में कामयाब रहती है, तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा डेंट हो सकता है। इसीलिए कुंवर बासत अली का नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो 6 नाम रहे जिनकी एंट्री हुई है, जो नए चेहरे हैं जिन्हें राष्ट्रीय संगठन में जगह दी गई है। अब वो 5 नाम के बारे में भी फटाफट से जान लीजिए जिन्हें इस बार ड्रॉप कर दिया गया है। इसमें एक बड़ा नाम है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का। लक्ष्मीकांत वाजपेयी वरिष्ठ ब्राह्मण नेता हैं। पहले ये ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर किया करते थे यूपी के, अब इन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। हालांकि संगठन के अनुभवी चेहरा हैं। जुलाई में नितिन नवीन ने यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से मुलाकात की थी जिसमें वाजपेयी भी शामिल थे। इससे संकेत मिलता है कि उन्हें पार्टी ने पूरी तरीके से किनारा नहीं किया है, यानी उनको ड्रॉप जरूर किया गया है राष्ट्रीय संगठन से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ड्रॉप कर दिया गया है। ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरठ से इनका ताल्लुक रहा है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पूरी तरीके से किनारा नहीं किया गया है। इन्हें 2027 के लिहाज से प्रदेश में कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनके अनुभव का इस्तेमाल बीजेपी कर सकती है 2027 के चुनाव में। एक और नाम है अरुण सिंह का। अरुण सिंह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी रहे। जून 2026 तक वो पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय थे। नई टीम में उनको जगह नहीं मिली। नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि उम्र या प्रभाव उनका कम हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है। इसे इस तरीके से देखा जा रहा है। तीसरा नाम है राधा मोहन दास अग्रवाल का। ये गोरखपुर से 4 बार के विधायक रह चुके हैं और इस समय राज्यसभा सांसद हैं। सीएम योगी के साथ उनके रिश्तों को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। ऐसे में पार्टी के लिए उन्हें पूरी तरह सक्रिय राजनीति से दूर रखना ठीक नहीं होगा। माना यह जा रहा है कि भाजपा यूपी चुनाव में उनके अनुभव का इस्तेमाल कर सकती है। अगला नाम है राजेश अग्रवाल का। पिछली टीम में उन्हें कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नई टीम में इनका नाम नहीं है। इसे संगठन में बदलाव और जिम्मेदारियों में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी लंबे समय तक एक ही व्यक्ति को एक पद पर रखने की पक्षधर नहीं है, इसलिए राजेश अग्रवाल को ड्रॉप किया गया है। 5वां नाम है सुरेंद्र सिंह नागर का। ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, संगठन की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं। 24 में उन्हें बिहार का सह प्रभारी भी बनाया गया था। नई टीम में जगह नहीं मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पार्टी में उनकी भूमिका खत्म हो गई है। नए रोल इन तमाम नेताओं के लिए उत्तर प्रदेश में तय किए जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान के साथ ही बीजेपी 27 के अपने टारगेट को साधने में जुट गई है। पंजाब के प्रभारी तय कर दिए गए हैं, गुजरात के प्रभारी तय कर दिए गए हैं। पंजाब की जिम्मेदारी सतीश पुनिया को दी गई है, गुजरात की जिम्मेदारी तरुण चुग को दी गई है और यूपी की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को दी गई है। विनोद तावड़े जो हाल ही में बिहार के प्रभारी बनकर काम कर रहे थे और बिहार में शानदार जीत एनडीए को मिली थी। विनोद तावड़े की रणनीति को ही सफल माना गया था इसके पीछे और अब उत्तर प्रदेश में तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए विनोद तावड़े को ही जिम्मेदारी दी गई। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना है।